लेक्चर डे 22 पार्ट 1। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े हैं डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अभी हम लोग एक टॉपिक था बहुत छोटा सा, सर पढ़ाई भी नहीं, उसको बोलेगा ऐसे ही है, वो डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल एसेट तो डी रिकग्नाइज करते हैं जब हम लोग बेच रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, वो पार्शियली भी बेच सकते हैं और फुल्ली भी बेच सकते हैं। फिनेंशियल लायबिलिटी कैसे डी रिकग्नाइज करते हैं, कब होता है डी रिकग्नाइज फिनेंशियल लायबिलिटी? तब होगा जब हम लोग जो भी लायबिलिटी हमारा था उसको हम लोग पे कर दिए, जो लायबिलिटी मेरा था उसको हम पे कर देंगे तो डी रिकग्नाइज हो जाएगा, वही डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, अब आगे का टॉपिक है जो फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेटेड है, क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ आपका मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है ये, कि इसमें आप जो भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको आप उसका जो स्केड्यूल है या जो भी है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिए थे सर कि जो आकाश सर है वो लोन लिए चेतन से। ठीक है, 10 करोड़ रुपया का था, रेट था 10%, 10 साल के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग का 3 साल तो सर रीपेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का, 14 साल सर पेमेंट नहीं दे पाए। तो सर बोले चेतन को कि भाई तू ये जो फाइनेंशियल जो भी हमारा जो तुमने मुझे लोन दिया है 10 साल का 10% का, उसमें कुछ चेंज कर भाई, कि मुझे कुछ हेल्प हो, क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं दे पाए इस साल। तो चेतन बोला ठीक है सर, आप 8% के हिसाब से दे देना इंटरेस्ट, और अभी जैसे कि आज तो तीसरा साल है और पूरा था 10 साल का, तो 7 साल आपके पास बाकी था, हम उसका टाइम पीरियड बढ़ा के 9 साल का कर देते हैं। पहले 10 साल में देना था, अब आप दे रहे हैं 12 साल में, और इंटरेस्ट पहले 10% था, अब 8% है। तो ये तो जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी था वो मॉडिफाई हो गया, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट का। अब अकाउंटिंग करने से पहले तुमको एक चीज़ को याद रखना होगा दिमाग में, इसको मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये बात को, जो ये एग्जाम्पल है जिसके तुम बहुत ज़्यादा तुमको मतलब कि याद करने में हेल्प मिलेगा। क्या कि किशन एक लड़का है, किशन की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किशन कर देता है किसी को किस। तो किसको किस किया है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किसको किस कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका रिलेशनशिप हो रहेगा या ब्रेकअप हो जाएगा। अगर किशन किसी लड़का को किस किया है तो नॉर्मल है उस अथी के लिए कि मजाक में कर दिया होगा, दोस्ती में कर दिया होगा, तो रिलेशनशिप रहेगा। हाँ, भले अनबन थोड़ा सा हो सकता है, नहीं तो सब ठीक है। लड़की को अगर किस कर देगा किशन तो गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप तो नहीं रहेगा, ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अकाउंटिंग करते हैं। देख भाई, जो हमारा मॉडिफिकेशन का जो भी अकाउंटिंग होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जो है उसमें आप अकाउंटिंग कर रहे हैं एज अ नॉर्मल। अभी तक जो एलएटी में जो भी तुम अभी 109 में जो अभी तक पढ़े हो, 4 स्टेप या 5 स्टेप जो बनाते थे, किस में? स्टेप 1 तुम्हारा कैश फ्लो, स्टेप 2 फेयर वैल्यू, स्टेप 3 अगर तुम्हारा अज्यूम किया हो तो स्टेप 3 में एडिशनल नहीं आता है, लेकिन अगर कंप्यूट कर रहे हो तो तुमको स्टेप 3 में एडिशनल स्टेप निकालना होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू। और अगर अज्यूम किया होगा तो ट्रांजैक्शन प्राइस सेम होगा, तो स्टेप 3 ऐसे हो गया। स्टेप 4 EIR, अगर अज्यूम किया होगा तो यही स्टेप 3 तुम्हारा होगा, और 5th स्टेप तुम्हारा LAT। तो जो नॉर्मल अकाउंटिंग करते थे ऐसे ही क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन होगा उस हिसाब से तुम नॉर्मल पहला पार्ट में तुम ऐसे LAT बनाओगे। लेकिन LAT कहाँ तक बनेगा? अगर जैसे कि इसी क्वेश्चन में सर एग्जाम्पल दिए कि सर दिए थे लोन 10 साल का, तीसरा साल नहीं दे पाए, चौथा साल नहीं दे पाए, तो तुम LAT बनाओगे चौथा साल के एंड तक। चौथा साल के एंड में ही नहीं दे पाए तो चौथा साल के एंड तक आप बनाओगे, और उस दिन मॉडिफिकेशन होगा। तो जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा है तब तक के लिए तुमको ये जो पहला पार्ट है उसका LAT बनाना होगा। ठीक, ये अभी पहला पार्ट जो होता है वो नॉर्मल अकाउंटिंग होगा। अब आ जाओ दूसरा पार्ट में, पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट में हो। दूसरा पार्ट में तुम मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, कैसे करोगे? उसमें आता है तुम्हारा टोटल 4 स्टेप आता है। ठीक है, कितना स्टेप आता है? पहला वाला में भी 4 स्टेप आएगा अगर अज्यूम कर रहे हो, और अगर अज्यूम नहीं कर रहे हो तो 5 स्टेप आ जाएगा। वो पहला पार्ट है जो नॉर्मल अकाउंटिंग। अब दूसरा पार्ट में आओगे जब मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करोगे, इसमें टोटल 4 पार्ट होगा, 4 स्टेप्स होगा। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा
कि तुमको देखो क्या होता है कि जो लोन फिनेंशियल लायबिलिटी हो सकता है उसका जो तुम मॉडिफिकेशन कर रहे हो सकता है जो मॉडिफिकेशन किए वो सब्सटैंशियल हो या फिर सब्सटैंशियल नहीं हो। सब्सटैंशियल का मतलब सर कुछ नहीं दिए हैं, सब्सटैंशियल का मतलब तुम समझते हो मतलब कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट। तो तुमको स्टेप 1 में तुमको ये चेक करना होता है कि जो हम मॉडिफिकेशन अभी किए हैं हम लोग, क्या वो मॉडिफिकेशन सिग्निफिकेंट है या फिर वो नॉन सिग्निफिकेंट है, या वो सब्सटेंशियल है या नॉट सब्सटेंशियल है। ठीक है, तो पेज 169 पे देखो पहला पार्ट दिया हुआ है इन अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का सबसे पहले तो ये बात बोलना ही भूल गया। देखो जब हम लोग मॉडिफिकेशन किए थे स्टेप पार्ट 1 पार्ट 2 से पहली बात कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन जब किए थे ना उस टाइम ये दिमाग में रखना जरूरी है कि आप किसके तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो लोन लिया है, जो बोरोवर है AK सर, वो उसके तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हो उसका बुक्स में, या जो लेंडर है वो। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो सर जो लोन लिए हैं, जो बोरोवर है उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग कर रहे तो पहला पार्ट में तो तुम नॉर्मल अकाउंटिंग 4-5 स्टेप जो होता है वो मार दिया। अब दूसरा पार्ट मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग में देखो लिख दिया है अकाउंटिंग फॉर मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ बोरोवर। बोरोवर के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, देखो ब्रैकेट में AK लिखा हुआ है। ठीक, स्टेप वन क्या बोले थे, स्टेप 1 में ये है तो कि तुमको चेक करना है कि जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो क्या वो सिग्निफिकेंट हुआ है, क्या वो सब्सटेंशियल हुआ है या फिर नॉन सब्सटेंशियल है। ये चेक करने के लिए कि सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल है, तुमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है फॉर्मूला, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। मतलब जो हमारा अभी तक फाइनेंशियल लायबिलिटी था मॉडिफाई होने से पहले, जो हमारा ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी था उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, कब उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, जब जिस दिन मॉडिफाई हो रहा है, जिस दिन जैसे कि सर चौथा साल एंड पे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो चौथा साल के एंड पे जो फाइनेंशियल लायबिलिटी अभी तक चल रहा था उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, वो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ ओल्ड EIR। मतलब जब तुम अभी सर के एग्जाम्पल में क्या था कि चौथा साल मॉडिफाई कर रहा है, तो चौथा साल तक तो कुछ उसका पुराना लोन चल रहा था, चौथा साल के एंड पे नया मॉडिफाई हो गया। क्या मॉडिफाई हो गया, पहले 10% था अब 8% हो गया। पहले 10% पे सर इंटरेस्ट देते थे, अब सर 8% पे इंटरेस्ट देंगे, तो कैश फ्लो चेंज हो गया। उसके बाद पहले सर 10 साल के पीरियड में इंटरेस्ट 10 साल के हिसाब से दे रहे थे, अब 12 साल के हिसाब से देंगे, तो तुम्हारा कैश फ्लो चेंज हो जाएगा क्योंकि रेट चेंज हुआ, एक पीरियड चेंज हुआ। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ, अभी का कैश फ्लो जो आने वाला है चौथा साल एंड के बाद अब नया कैश फ्लो आएगा, तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो आने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू तुमको निकालना होगा। क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड जो नया है, रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ओल्ड EIR। ओल्ड EIR का मतलब क्या है, एक तो कूपन रेट तुमको दिया ही हो रहेगा, उससे तो मतलब नहीं है तुमको, एक EIR दिया हो रहेगा, 2 EIR दिया हो रहेगा, एक नहीं सॉरी 2 EIR दिया हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चन में एक ही EIR होगा, उसका डिपेंड करता है, हम लास्ट में बताएंगे क्यों। लेकिन अगर देना होगा क्वेश्चन, अगर तुमको आंसर बनवा, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, वो ऐसा नहीं है कि तुमको माथा खराब हो जाएगा, नहीं, वो क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो तुमको 1 या 2 को EIR देगा। तो तुमको जो अगर 2 EIR है तो तुमको ओल्ड EIR लेना होगा। ओल्ड EIR क्यों लेना होगा, ओल्ड EIR इसलिए लेना होगा क्योंकि पहला स्टेप में हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं कि सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल है, तो उस टाइम जो पहले नॉर्मल चल रहा है वैसे ही चलेंगे हम लोग। जैसे कि किशन की गर्लफ्रेंड सिर्फ चेक कर रही है अभी कि क्या वो लड़का था या लड़की थी, तो उस टाइम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगी, मार्केट कंडीशन को ख़राब नहीं करेगी, नया मार्केट कंडीशन कुछ नहीं लाएगी, तो पुराना जो EIR चल रहा था, पुराना जैसे वो बात करती थी वैसी बात करेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ओल्ड EIR, तो जो भी चौथा साल के एंड के बाद जो भी कैश फ्लो नया आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कब, चौथा साल के एंड पे जिस दिन मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, तो एक चीज़ को तुमको प्लस करना होगा। क्या प्लस करना होगा, तुमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस करना होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा कि जब मॉडिफिकेशन किए, चौथा साल के एंड पे जब मॉडिफिकेशन किए ना, तो हमको कोई भी चीज़ को मतलब ये ट्रांजैक्शन हुआ कि मॉडिफाई किए हैं, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कॉस्ट कुछ लगेगा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया रहेगा। तो इसमें तुमको क्या करना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जब फ्यूचर कैश फ्लोज निकालोगे एट द रेट ओल्ड EIR, उसमें प्लस करना होगा तुमको क्या, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन सिर्फ जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज का निकालोगे, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता तो वही डे एंड मतलब चौथा साल के एंड पे ही हो रहा है ना, तो उस दिन तो डे 1 है, डे 0 है सॉरी, तो उस दिन क्या ही तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उस दिन को प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, वैसे भी प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालना है, जो कैश फ्लो फ्यूचर में होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, चौथा साल एंड
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोज, उसमें प्लस करोगे तुम ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब ए माइनस बी करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को तुमको डिवाइड करना होगा किससे, उसी चीज से जो पहले था, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ई सर क्या दिए थे, ऐसे दिए थे, कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाई कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी इनटू 100। ये परसेंटेज निकालना है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। देखो ये तुमको पेज नंबर 170 पे केस 1 के नीचे रेड पेन से लिखा हुआ है, तुमको समझने के लिए, इजी करने के लिए कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला से तुमको कुछ परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये परसेंटेज है कि कितना मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन का जो परसेंटेज कितना मॉडिफाई हुआ उसका परसेंटेज तुमको निकल जाएगा। जो यहाँ पे हम ए करके वेरिएबल बनाए कि ए जो है वो वही अमाउंट है जितना, जो वो परसेंटेज है कि कितना मॉडिफाई हुआ। अगर 10% के 10 तुमको ए को कंपेयर करना होगा 10% से। अगर जैसे कि मॉडिफाई हुआ 5%, तो 5% क्या 10% से कम है। अगर 10% से कोई भी, अगर 10% से कम अगर मॉडिफाई हुआ है तो उसको कहेंगे कि नो सब्सटेंशियल चेंज। और अगर 10% से ज़्यादा अगर मॉडिफाई हुआ है, जैसे कि 12% हुआ है, 15% हुआ है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या कि सब्सटेंशियल है। ठीक है, लेकिन तुमको आंसर -12 -10 जो ए है ना वो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। इसीलिए देखो ±10% लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस को दिमाग नहीं लगाना, उसको इग्नोर रखना है, हर वक्त इग्नोर। सिर्फ परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंटेज, क्या वो 10 से ज़्यादा है या 10 से कम है। 10 से ज़्यादा है तो सब्सटेंशियल, 10 से कम है तो नॉन सब्सटेंशियल। ठीक है, अब इसमें एक स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसमें ऐड किया जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अभी तक हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अगर कभी फाइनेंशियल लायबिलिटी में कैपिटलाइज करते थे तो याद करो कि अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी में कर रहे हैं तो माइनस कर देते थे, मतलब उसको डेबिट करते थे फाइनेंशियल लायबिलिटी को। वही ट्रांजैक्शन कॉस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल एसेट को करते थे तो उसको ऐड करते थे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। लेकिन पूरा इंड AS 109 में एक यही ऐसा जगह है जहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, ये जो भी आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ पूरा बैंड बजा हुआ है। क्या जो अभी तक पढ़े हैं ना उसको चेंज कर दिया गया, लेकिन ज़्यादा दिमाग खराब नहीं है। तो एक तो पहला जगह तुमको मिल गया कि अभी तक FL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होता था, इसमें प्लस हो रहा है। एक बार यहाँ प्लस हो गया, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट में प्लस हुआ है। आगे जहाँ भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा, कुछ जो भी स्टेप्स आने का उसमें जनरली केस चलेगा, सिर्फ इस केस में ऐड हुआ है। ठीक है, चलो ये हम लोग पढ़ लिए। अभी तो तुमको बोलने के लिए बोल दिया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुमको प्लस या माइनस करना है, क्यों। ठीक है, उसको तुमको अच्छा से समझाने के लिए पेज 173 पे दिया हुआ है पूरा क्लैरिफिकेशन। देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी का ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लोग अभी तक कैपिटलाइज करने के लिए लेस करते थे। देखो पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि उस टाइम हम लोग फेयर वैल्यू निकाल रहे होते थे फाइनेंशियल लायबिलिटी का। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि उसको माइनस करते थे। तो क्या लॉजिक हुआ भाई, जब भी फेयर वैल्यू निकालते थे तो तुम डे वन क्या होता था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तुम लोन लियो तो इनफ्लो होता था डे वन। लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसी डे वन को तुमको आउटफ्लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तुमको कैश आउटफ्लो होता था। लोन कुछ आता था, उस लोन को लेने के लिए कुछ आउटफ्लो देना होता होगा, इसीलिए लोन बाहर कैश आउटफ्लो हुआ और लोन की वजह से इनफ्लो हुआ, तो कैश आउटफ्लो माइनस किया, इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम लोग ऐड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। लेकिन याद रखो इसमें हम लोग फ्यूचर फेयर वैल्यू नहीं निकाल रहे फाइनेंशियल लायबिलिटी का, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का। ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये जो अभी नया मॉडिफाई किए हैं वो तो डे वन हमारा कुछ जा नहीं रहा है ना आ रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटी चल रहा है, बस मॉडिफाई हो गया है। तो डे एंड पे तो हमको आउटफ्लो ही होने वाला है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आउटफ्लो ही होता है, तो दोनों एक ही साइड में जा रहा है, तो दोनों प्लस ही होगा। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन है, और सब भी आगे सर पेन से लिखवाए हुए देख लेना तुम। चलो ठीक है, हाँ और सब हम इसमें मैनेज कर लिए। चलो ठीक है, अभी तुमको क्या बोले कि पार्ट 1 था, पार्ट A था कि अभी तक नॉर्मल 4-5 स्टेप चलता था। पार्ट 2 वाला जो है उसमें मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग हुआ। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में पहला स्टेप 1 था। स्टेप 1 क्या था कि तुमको चेक करना है कि सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे। अब पहला चीज़ पढ़ेंगे कि अगर नॉन सब्सटेंशियल है, मतलब कि मॉडिफिकेशन किए तो उसका जो परसेंटेज आया वो 10% से कम है। वो कहाँ पे तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम आप देख लोगे पेज 171 पे आओ, वहाँ देखो एग्जाम्पल 2 LDR क्वेश्चन पेज 33.95। पूरा तुमको ये बात बताना चाहेंगे हम, जो सर बोले हैं कि ये जो मॉडिफिकेशन का टॉपिक है हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भयानक इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हर बार आता है एग्जाम में, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी आता है एग्जाम में वो मतलब कि वो आएगा सीधा 14 नंबर का, भयानक।
और एक बात मालूम है, इसमें से सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन है पूरा बुक में, और उसी 3-4 क्वेश्चन में से वो आता है। इसीलिए पूरा अच्छा से कंप्लीट करके जाना, काहे कि अगर इसमें से एक आ गया तो एक बार 14 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलो तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग अब बात करते हैं। अब तुमको अभी तक जो हम बोले हैं उसको एग्जाम तुमको क्वेश्चन के साथ मैच करा देंगे। देखो, क्वेश्चन बनाने से पहला हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला नॉर्मल अकाउंटिंग, दूसरा मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। पहला देखो नॉर्मल अकाउंटिंग किया हुआ है बिफोर मॉडिफिकेशन। स्टेप 1 कैश फ्लो दिया हुआ है, स्टेप 2 तुमको फेयर वैल्यू निकाल दिया है। इसमें तुमको अज्यूम किया हुआ क्योंकि एग्जाम थीम में, क्योंकि इसमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन या कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए अज्यूम किया है। तो स्टेप 3 में तुमको एडिशनल नहीं निकालना है, सीधा स्टेप 3 तुम्हारा EIR बन जाएगा, दिया हुआ है। स्टेप 4 में तुमको LAT बनाना है, और तुमको LAT के लिए क्या बोले थे कि तब तक बनाना जब तक डेट ऑफ मॉडिफिकेशन नहीं आ रहा है। इसमें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है, 5th ईयर। 5th ईयर क्या है तुम्हारा 31 दिसंबर 2014 स्टार्ट किया था 10 से, तो 2014 में एंड हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से 6th ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो उस दिन देखो 5th ईयर एंड पे ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो देखो 10 लाख उस दिन आया हुआ है क्लोजिंग। ठीक है, तो यही है, देखो रेड पेन से लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। जब सेकंड पार्ट का स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालते थे, चेक करते थे, चेक करने के फॉर्मूला था कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फिर से कैरिंग अमाउंट इनटू 100। तो उसका जो कैरिंग अमाउंट आता है यहीं से आता है, LAT से। जो स्टेप 1 का LAT बने, पार्ट 1 का LAT बनेगा ना, उससे आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब स्टेप 1 हो गया, अब पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में आ जाओ। क्या है पार्ट 2, मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। किसके व्यू से, बोरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट क्या है 1 जनवरी 2015। ठीक, तो मॉडिफिकेशन का स्टेप 1 क्या है, चेक करते हैं कि मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल। फॉर्मूला देख लो, तुमको क्या बोलते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला ट्रिक। जब तुम पढ़े होगे जो हम दिए थे पेज नंबर 170 पे रेड पेन से नीचे कि A माइनस B प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई A इंटू 100। A मतलब सेम चीज़ है, देखो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी देखो 10 लाख है, और फिर नीचे डिवाइड देखो 10 लाख है, दोनों सेम ही है 10 लाख। तो दोनों एक बार तुम्हारा LAT से आ गया। तुमको सिर्फ निकालना क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ओल्ड EIR। सिर्फ तुमको ये निकालना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो तुमको दिया ही हुआ रहेगा। तो देखो तुम वर्किंग नोट पे निकाल दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ओल्ड EIR। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, अबे साला तुम 5th ईयर के एंड पे तुम मॉडिफाई कर रहे हो, तो मॉडिफाई किए हो तो हो सकता है कि मॉडिफाई तुम पीरियड में नहीं चेंज किए हो। स्टार्टिंग से 10 साल था, अभी भी 10 साल, तो अभी कितना रिमेनिंग है, 5 साल बाकी है ना। तो आज 0 ईयर है, तो 6th ईयर जो पहले का था अब हमारा 1st ईयर हो गया। तो उस हिसाब से तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये नहीं गलती कर देना कि 6th ईयर के निकालना है, भाई आज के बाद तो पहला साल होगा ना हमारा, तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए। ट्रांजैक्शन प्राइस देखो इसमें दिया हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन प्राइस तुम्हारा 50,000 ट्रांजैक्शन प्राइस है, देखो ऐड किया हुआ है। तो 1043,600 आया, 1043,600 कर दिया, आ गया तुम्हारा कितना परसेंटेज मॉडिफाई हुआ है, -0.435। माइनस से कोई मतलब है, घंटा मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 10.35 है, हम बोलवे कि प्लस माइनस मतलब नहीं रखना। तो 4.35 है, क्या 10 से कम है, 10 से कम है भाई 4.35। ठीक है, ये नहीं है कि 10 से -4.35, नहीं, माइनस प्लस से मतलब ही नहीं है, 10 से 4.35 कम है, तो ये नॉन सब्सटेंशियल है। अब जब हमको पता चल गया कि नॉन सब्सटेंशियल है, तो हम क्या बोले थे कि पार्ट 1 में 4 या 5 स्टेप हो सकता है, पार्ट 2 जो हमारा मॉडिफिकेशन का है उसमें सिर्फ 4 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप तो बता दिए चेक करना, अगर चेक किए हैं और पता चला सब्सटेंशियल है तो ये जो 3 स्टेप होगा वो अलग होगा। अगर पता चला कि नॉन सब्सटेंशियल है तो ये जो 3 स्टेप होगा वो अलग होगा। अभी हमको पता चला है नॉन सब्सटेंशियल है। ठीक है, एक बात बताओ, नॉन सब्सटेंशियल का हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, नॉन सब्सटेंशियल का मतलब क्या, एक बात बताओ, नॉन सब्सटेंशियल कि हमको ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ है, तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है तो क्या किया जाए कि हम लोग जो पुराना लोन था उसको डी रिकग्नाइज कर दें, नया लोन को फिर से रिकग्नाइज करें अपने बुक्स में, या फिर जो पुराना लोन चल रहा है उसी में कुछ चेंज कर दें, थोड़ा ऐसा मॉडिफिकेशन तो हुआ है तो उसको चेंज कर दें। अब तुम इसको क्लियर करने से पहले तुमको बात दिमाग में रखना चाहिए एक बात कि किशन याद होगा कि अगर किशन को चेक की उसकी गर्लफ्रेंड ओल्ड EIR से नॉर्मल मजाक में बात करते करते पूछी कि किसको किया था केस, वो बोला लड़का को किया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मजाक उजाक होगा, तो नॉन सब्सटेंशियल हुआ, उसे ब्रेकअप तो नहीं हुआ। तो ब्रेकअप नहीं हुआ मतलब ब्रेकअप हो जाता तो डी रिकग्नाइज हो जाता उसके लाइफ से, यहाँ तो ब्रेकअप हुआ नहीं, तो क्या हुआ, डी रिकग्नाइज नहीं हुआ। जब डी रिकग्नाइज हुआ तो रिकग्नाइज करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये नॉन सब्सटेंशियल है, मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप नहीं होता डी रिकग्नाइज किस बात का, हम लोग जो अभी तक फाइनेंशियल लायबिलिटी चल रहा था उसी में कुछ प्लस माइनस करेंगे। क्या प्लस माइनस करेंगे,
उसको देखने के लिए तुम आ जाओ पेज नंबर 174 पे, ठीक है। स्टेप 2 क्या बोले थे, स्टेप 1 के वजह से डिपेंड करेगा आगे का 3 स्टेप क्या होगा। स्टेप 2 अभी हम लोग क्या बोले कि मॉडिफिकेशन नॉट नॉन सब्सटैंशियल है, देखो ऊपर लिख दिए हैं हम कि व्हेन मॉडिफिकेशन नॉट सब्सटैंशियल WMNS, ठीक। तो स्टेप 2 क्या बोलेगा, तब स्टेप 2 क्या बोलेगा कि भाई कुछ चेंज करना है। तो क्या चेंज हुआ है, फाइनेंशियल लायबिलिटी तो अभी तक चल रहा था, अभी मॉडिफाई करने के बाद क्या क्या चेंज हुआ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक लगा, 50,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा था, तो जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा था उसको ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी में एडजस्ट कर दो, ठीक है। अभी तक हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को FL में कैपिटलाइज करने के लिए क्या करते थे, उसको FL को डेबिट कर देते थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको माइनस करते थे हम लोग जनरली। लेकिन क्या बोले थे कि इसमें थोड़ा सा चेंज है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेकर। लेकिन एक और बात बोले थे कि वो सिर्फ उस स्टेप 1 में था, जब भी तुम अथी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, उसके बाद से जनरली है। तो जब हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तो देखो माइनस करेंगे, देखो एंट्री क्या हुआ है, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी जो चल रहा था उसको हम लोग डेबिट किए, तो वो अपने आप माइनस हो गया, मतलब कम हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैश 50,000 से, देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी 50,000 से कम हो गया। तो हमको जो फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारा 10 लाख का भी चल रहा था, क्लोजिंग बैलेंस तुमको दिखाया LAT का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा पेज नंबर 171 पे तुमको दिखाए थे, तो 10 लाख का दे रहा था फिफ्थ ईयर एंड पे, तो उसमें से 50,000 तुम अब माइनस की हो, अभी कैपिटलाइज किया ना तो फाइनेंशियल क्या बोलते हैं 50,000 का जो अथी है ट्रांजेक्शन उसको कैपिटलाइज किया, तो जब फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट चला था अभी तुम उसको डेबिट किया, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो गया, कितना से हुआ 50,000 से, तो 10 लाख से चल रहा था 50,000 से कम हुआ, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 9.5 लाख रुपये, ठीक। ये था स्टेप 2 कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुम डाल दिया, क्यों डाला, क्योंकि तुमको पुराना वाला में डाल दिया, क्योंकि ब्रेकअप तो हुआ नहीं, तो कुछ खास नहीं करना है, जो रिलेशन चल रहा था उसी में से ऊपर नीचे हो गया, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिए। स्टेप 3 में क्या है कि तुमको नया EIR ढूंढना होगा। न्यू EIR क्यों ढूंढे भाई, न्यू EIR इसीलिए ढूंढोगे क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल लायबिलिटी सही था, लेकिन 5th ईयर एंड पे तुम क्या किए कि मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई करने की वजह से हुआ क्या, 2 चीज़ चेंज हुआ। एक वाला जो क्वेश्चन अभी तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, वो 1 किलोमीटर दूसरा क्वेश्चन था, सर वाला क्वेश्चन दूसरा था, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है एग्जाम्पल 2 उसमें क्या हुआ है कि एक तो हमारा अथी चेंज हो गया, क्या उसको कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाया। पहले नॉर्मल चल रहा था 10 साल तक, जो भी लाइफ है इसका तब तक नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब 5th ईयर एंड पे तुम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुम उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिए, तो तुम्हारा अथी तो चेंज हो गया। याद करो जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करते थे तो EIR निकालना होता था, या फिर कुछ भी हम लोग चेंज करते थे तो EIR निकालना होता था। व्हाट इज EIR कूपन रेट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रीमियम, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, कुछ भी डिस्काउंट, तो EIR का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से हमारा जो नॉर्मल कूपन रेट था वो तो चेंज हो जाएगा। रियलिटी में तो जो कूपन रेट है वो नहीं है, रियलिटी में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब कुछ लेके चलता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसी है तुमको अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, तुम्हारा जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो भी चेंज हो गया, पहले सिर्फ 5 साल में देना था, अब रीपेमेंट शेड्यूल कुछ चेंज हो गया है। तो 2 चेंज की वजह से तुमको अब नया EIR निकालना होगा। अब नया EIR कैसे निकालोगे, नॉर्मल है जो अभी तक तुमको वही इंटरपोलेशन निकालो, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो रेट तुमको 10% शायद दिया हुआ था इसमें, 10% या समथिंग कुछ दिया हुआ था, उस हिसाब से इंटरपोलेशन करके तुम निकाल दो, तुम्हारा EIR निकल जाएगा। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलते हैं, तो EIR निकालने का तरीका हम लोग अभी सबसे पहले क्या सीखे थे कि जब अज्यूम ही करते थे, 4 स्टेप था, तो जब दूसरा स्टेप में फेयर वैल्यू निकालते थे क्या फॉर्मूला निकालते थे कि फेयर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट EIR। हमको फेयर वैल्यू पहले ही मिला हुआ रहता था और क्या बोलते हैं कैश फ्लो मिला हुआ रहता था, तो इसमें भी वही है, फेयर वैल्यू तुमको 9.5 लाख अभी तुम रिवाइज किया स्टेप 2 वाला, उसको लेना, वही तुम्हारा एग्जैक्ट फेयर वैल्यू है, राइट। अभी स्टेप 2 में निकालना तुम इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। इस वाला क्वेश्चन में सिर्फ 16 लाख का जो 5वां साल एंड पे जो प्रिंसिपल देना है ना, सिर्फ वो है, कोई इंटरेस्ट हर साल नहीं दे रहा है, इसलिए सिर्फ उसका तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर इंटरपोलेशन करके तुम न्यू EIR मिल जाएगा। जब न्यू EIR मिल जाएगा तो पहला स्टेप तुम चेक किया नॉन सब्सटेंशियल है, उसी हिसाब से अगर नॉन सब्सटेंशियल निकला तो तुम ट्रांजैक्शन को छोटा मोटा चीज़ को ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी में डाल दो, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से रेट चेंज होगा तो नया EIR ले आओ। अभी जब सब हो गया है तो LAT बना दो। चौथा साल में हर बार बोले इसमें क्या बोले, तो स्टार्ट पहला पार्ट में 4-5 स्टेप हो सकता है, दूसरा पार्ट में सिर्फ 4 स्टेप है मॉडिफिकेशन वाला, 3 स्टेप कर दिया, चौथा स्टेप है तुम्हारा क्या चीज़, चौथा स्टेप है तुम्हारा LAT का। LAT बना दो तो ओपनिंग में तुम्हारा फेयर वैल्यू आएगा, लेकिन कौन सा फेयर वैल्यू होगा भाई, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। अभी तक हम लोग जब भी LAT बनाते हैं तो जस्ट वाला जो सबसे पहले जो रिवाइज किया, जो सबसे पास वाला जो मतलब सबसे नया में जो रिवाइज फेयर वैल्यू आता है वो लेते हैं। ये तुमको याद हो गया, कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तब भी। तो इसमें रिवाइज फेयर वैल्यू कितना है 9.5 लाख का, तो वो डाल दो। और उसके बाद जो इंटरेस्ट एट द रेट EIR, ये भी तुमको पता है कि जो सबसे लेटेस्ट निकाल रहे होते हैं वो ले लेना है,
तो नया लेटेस्ट इसमें 11% है, 11% ले लो, बन गया तुम्हारा LAT। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि सबसे पहले तो हम लोग मॉडिफिकेशन में क्या देखें कि 2 पार्ट में बात करेंगे। पहला पार्ट जो नॉर्मल अकाउंटिंग चलेगा 4-5 स्टेप, दूसरा में मॉडिफिकेशन का 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या कि चेक करना है कि सब्सटेंशियल कि नॉन सब्सटेंशियल। अगर नॉन सब्सटेंशियल है तो 4 स्टेप, और सब्सटेंशियल है तो भी 4 स्टेप, लेकिन डिपेंड करेगा क्या स्टेप हो, डिपेंड करेगा कि अलग मतलब सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेप चलना है। अभी हम लोग देखें कि नॉन सब्सटेंशियल है। नॉन सब्सटेंशियल है मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है अभी मॉडिफिकेशन के चक्कर में, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग डाल देंगे पुरनका वाला में, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी में। कब? जब नॉन सब्सटेंशियल है। जब ओल्ड में लायबिलिटी में डाल दोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से तुम्हारा EIR चेंज हो जाएगा, तो स्टेप 3 में तुम EIR लगा दोगे, स्टेप 4 में LAT बना दो। हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये टॉपिक खत्म। क्या कि जब हम स्टेप 1 में चेक किए कि सब्सटेंशियल कि नॉन सब्सटेंशियल, उसमें नॉन सब्सटेंशियल निकला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्जाम्पल 1 है पेज 33.94 में। उसमें क्या हो रहा है कि उसमें सब्सटेंशियल चेंज है। तो पहला अब सब दोनों एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दोनों सेम है पार्ट 1 के लिए, जब आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देखो इसमें लिख दिया कि बिफोर मॉडिफिकेशन पार्ट सेम एज एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 का लास्ट में क्या, पार्ट 1 का लास्ट में क्या आता है, LAT का क्लोजिंग बैलेंस। और LAT का जो क्लोजिंग बैलेंस पार्ट 1 का आता है, वो पार्ट 2 का जो मॉडिफिकेशन है उसका जो स्टेप 1 निकालते हैं चेक करने के टाइम, तो उसका जो फॉर्मूला है कि कैरिंग वैल्यू ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, वही तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं। LAT वाला स्टेप पार्ट 1 का जो LAT है उसका LAT का कैरिंग वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही करते चलना है। अब तुम सीधा आ जाओ पार्ट 2 पे। पार्ट 1 सेम था, पार्ट 2 पे आ जाओ। आफ्टर मॉडिफिकेशन स्टेप 1 हम लोग चेक किए कि सब्सटेंशियल है कि नहीं सब्सटेंशियल। चेक किया, कैसे चेक किया, पहले कैरिंग वैल्यू यूज़ कर लिया जो तुमका पुरनका में दिया हुआ था, जो पार्ट 1 के क्लोजिंग LAT में होगा उसको तुम स्टेप 1 का कैरिंग वैल्यू यूज़ कर लिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज EIR निकाल दोगे, तो वो तुमको दिया हुआ है तुम निकाल दो। और एक बार फिर से याद रखना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसमें प्लस करना है। पूरा इंड AS 109 में एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे FL होते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करना है, कर दिया। और भी ट्रांजैक्शन का प्रेजेंट वैल्यू ही रहेगा, उसको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ट्रांजैक्शन का निकालते हैं नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? इसलिए नहीं निकालते क्योंकि वो डे 0 ही हो रहा है, ठीक है। तुम कर दिया। अब तुमको पता चल रहा है कि इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ है कितना परसेंट हुआ है, 11.3%। ये 10% से ज़्यादा है तब तो सब्सटेंशियल हो गया। और तुमको क्या बोलते हैं, जब भी सब्सटेंशियल चेंज होगा या नॉन सब्सटेंशियल चेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे के स्टेप्स क्या होगा। इसमें नॉन सब्सटेंशियल है, पहला स्टेप तो तुम कर दिए कि चेक कर लिए, अब पता चल नॉन सब्सटेंशियल है। नॉन सब्सटेंशियल है तो अब फिर से हम लोग बात करते हैं किशन का। भाई अगर किशन की गर्लफ्रेंड को अभी तक ओल्ड EIR से चेक करी थी नॉर्मल बातचीत करते हुए स्टेप 1 में कि किसको किस किया है, उसको पता चल गया स्टेप 1 में कि अब वो लड़की को किया है, लड़की को किया है तो ब्रेकअप मतलब डीरेकग्नाइज। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि डीरेकग्नाइज करके रिकग्नाइज करेंगे या फिर पुराना वाला में डाल देंगे, या फिर मतलब कि गर्लफ्रेंड को बोलेंगे कि ब्रेकअप करके ख़त्म कर दो, या फिर वैसी हंसी मजाक में उड़ा दो। भाई नहीं छोड़ेगी, वो क्या करेगी कि ब्रेकअप कर लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड को किस कर दिया है, दूसरी लड़की को किस कर दिया है। तब तो भाई ये सब्सटेंशियल चेंज है। तो जब सब्सटेंशियल चेंज होगा तो सब कुछ हमको खत्म करना होगा, डीरेकग्नाइज करके नया से रिकग्नाइज करना होगा, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीरेकग्नाइज करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे। डीरेकग्नाइज करेंगे पुराना फाइनेंशियल लायबिलिटी को, रिकग्नाइज करेंगे नया फाइनेंशियल लायबिलिटी को जो मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। ओके, तो डीरेकग्नाइज हम लोग किस वैल्यू पे करते हैं? डीरेकग्नाइज का मतलब क्या, बुक से निकालना। बुक से हम लोग कौन सा वैल्यू निकालते हैं? हर वक्त हम लोग कैरिंग वैल्यू पे निकालते हैं। एकदम देखो यहाँ स्टेप 2 में रेड पेन से लिखा हुआ है डीरेकग्नाइज एट द रेट कैरिंग वैल्यू ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक। रिकग्नाइज हम लोग कोई भी चीज़ को जब अपने बुक्स में लाते हैं इनिशियली उसको कौन से वैल्यू पे दिखाते हैं। हम फिक्स्ड एसेट का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंड AS 109 चल रहे हैं। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे लाते थे इनिशियली, ठीक है, भले ही सब्सिक्वेंटली उसको कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल पे डाल देते हैं। लेकिन जब भी हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी, ये तीनों का चीज़ जब भी हम लोग इनिशियली रिकग्नाइज करते हैं तो किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू पे करते हैं। सब्सिक्वेंटली तो डिपेंड, सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे वो डिपेंड करेगा कौन सा मेथड है, ACM है या जो भी है। तो इससे हम लोग क्लियर है कि डी रिकग्नाइज करेंगे तो कैरिंग वैल्यू पे, रिकग्नाइज करेंगे तो फेयर वैल्यू पे, ठीक है। रिकग्नाइज इसमें क्या कर रहे हैं, नया फाइनेंशियल लायबिलिटी, डी रिकग्नाइज क्या करना है, पुराना फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। चलो अब हम लोग बनाएंगे इसका जर्नल एंट्री स्टेप 2 में कि अब जब डी रिकग्नाइज हो रहा है तो जर्नल एंट्री बनाना होगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी को बुक से निकाल रहे हैं तो अभी तक क्रेडिट था उसको डेबिट करो। ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो गया, कितना अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट पे 10 लाख। 10 लाख कहाँ से आया? अभी पहला जब पार्ट 1 बनाए थे तो उसका क्लोजिंग LAT में आ जाता है ना,
उसका कैरिंग अमाउंट तो होता है, तो 10 लाख आ गया तुम्हारा। ओके, अब उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद क्या आ रहा है कि तुम्हारे बुक में अब तुम रिकॉग्नाइज कर रहे हो फाइनेंशियल लायबिलिटी, ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को निकाल दिया तो उसको डेबिट किया, नया को ला रहे हो तो अब उसको क्रेडिट कर रहे हो, 2 न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गया, उसको फेयर वैल्यू पे लिखना है। तो फेयर वैल्यू कहाँ से लाएंगे नया फाइनेंशियल लायबिलिटी का? अभी 5वां साल के एंड पे हम फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5वां साल के एंड पे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। 5th ईयर के एंड पे जब तुम स्टेप 1 जब निकाल रहा था, चेक कर रहे थे कि वो सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल, तो तुम निकाले थे ना माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ओल्ड EIR, तो वो तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू थोड़े है। तुम देखो यहाँ पे पेज 175 पे तुम क्या लिखे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, फेयर वैल्यू थोड़े है, नहीं है ना। तो वो फेयर वैल्यू नहीं है, तो ये जो नया एसेट आ रहा है उसका आप कैसे, जो नया फाइनेंशियल लायबिलिटी आ रहा है उसको कैसे फेयर वैल्यू करोगे? बहुत आसान है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज दिया हुआ है ना, ठीक है। अब याद करो हम लोग फेयर वैल्यू कैसे निकालते थे, जब पहले हम लोग पढ़े थे जो अजम्पशन है कंप्यूटेशन, तो जब कंप्यूटेशन करते तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट EIR, बस। तो भाई अभी लेकिन तो अभी तक तुम बोला कि ये वाला जो है कि 5th ईयर के जब तुम स्टेप 1 में स्टेप 1 का फॉर्मूला निकाल रहे थे तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज, और लेकिन हमको फेयर वैल्यू निकालना है। तो अभी हम तुमको बोले कि भाई वो चीज़ नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हो? यहाँ तो दिया तो है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट EIR, एट द रेट EIR नहीं एट द रेट ओल्ड EIR। अभी तो तुम बोला कि ये प्रेजेंट वैल्यू है, अभी हम लोग जर्नल एंट्री में फेयर वैल्यू चाहिए नया का, और जब स्टेप 1 है उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर का, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू है। स्टेप 1 में तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, और जब तुम जर्नल एंट्री दे रहे हो तो उसमें फेयर वैल्यू चाहिए। तो तुम बोला अभी फिर तुम बोला क्या कि फेयर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट EIR, इसमें भी तो वही दिया है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट EIR, लेकिन एट द रेट EIR दिया हुआ है, लेकिन एट द रेट ओल्ड EIR दिया हुआ है, पुराना EIR। जब स्टेप 1 में सिर्फ नॉर्मल बातचीत कर रही थी तब नॉर्मल मार्केट कंडीशन का बात कर रही थी, अभी तुम क्या कर दिया, तुम किस कर दिया। अब जब उसको किस कर दिया लड़की को तो वो मार्केट कंडीशन चेंज हो चुका है, समझे? अब मार्केट कंडीशन क्या हुआ है, चेंज कर दिया है, तो वो लड़की ब्रेकअप कर गई। अब जब तुम ब्रेकअप कर दी वो लड़की, तो तुम्हारा तो फेयर वैल्यू चेंज हो गया, उससे जब वो थी तो तुम्हारा ओल्ड EIR से फेयर वैल्यू निकल रहा था, लेकिन अब वो चली गई है, तो अब न्यू EIR के साथ तुम्हारा फेयर वैल्यू निकालना होगा। तो जब तुम जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री में तो ओल्ड FL को तुम कैरिंग वैल्यू पे निकाल दिया, जो नया FL न्यू FL उसको तो फेयर वैल्यू डालना है। तो जो न्यू FL है उसका जो फेयर वैल्यू निकलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज ही निकलेगा, लेकिन एट द रेट व्हाट, एट द रेट न्यू EIR। स्टेप 1 में एट द रेट ओल्ड EIR हम लोग निकाल देते, इसमें एट द रेट न्यू EIR निकालना होगा। न्यू EIR क्या है, 11%। और तुम पूछोगे न्यू EIR कहाँ से है, वो क्वेश्चन में हर वक्त दिया होगा। हम अभी पूरे लेक्चर से स्टार्टिंग में ही बोले थे कि किसी क्वेश्चन में एक EIR होगा ओल्ड EIR, एक ही EIR होगा या 2 EIR होगा, 2 होगा तो उसमें से एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा। वही बोले थे कि क्वेश्चन के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा जो तुमको जो चाहिए होगा ना क्वेश्चन दिया होगा, उसको अगर तुमको आंसर बनाने के लिए चाहिए होगा तो 1 दिया होगा, 2 चाहिए होगा तो 2 दिया होगा। इसमें देखो 2 दिया हुआ है, ई न्यू EIR है 11%, क्वेश्चन में ही है। तो जो फेयर वैल्यू निकलेगा जब हम लोग न्यू एसेट को, न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो जो फेयर वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट न्यू EIR। ओल्ड EIR स्टेप 1 में था, अब हम लोग नया स्टेप 1 में था जब गर्लफ्रेंड थी उसकी, अब गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी तो नया फेयर वैल्यू अब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो नया फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे तो नया EIR चाहिए, तो नया EIR से ले आओ, तो इसका वैल्यू आएगा 958,097। तुम जो नया पुराना एसेट पुराना फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको तुम कैरिंग अमाउंट पे निकाल रहे हो 10 लाख का, और जो नया फाइनेंशियल लायबिलिटी उसको ला रहे हो तुम 958, दोनों बीच का डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि भाई तुम्हारा वो लड़की चल जा चुकी, तुम्हारा फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो चुका है, तो जो भी ऊपर नीचे होगा उसको PL में डाल देना, ठीक है, PL में बैलेंस फिगर जाएगा। चलो स्टेप 1 हमारा चेक किया कि सब्सटेंशियल नॉन सब्सटेंशियल, इस केस में सब्सटेंशियल निकला, सब्सटेंशियल निकला मतलब ब्रेकअप हो गया, मतलब डी रिकॉग्नाइज हो गया, तो स्टेप 2 में हम लोग डी रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर नॉन सब्सटेंशियल होता है तो छोटा मोटा काम करते, ट्रांजैक्शन को स्टेप 2 में गेम करते हैं, लेकिन इसमें ब्रेकअप हो गया तो स्टेप 2 में हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टेप 3 उसमें क्या करते थे, स्टेप 3 हम लोग याद करो, स्टेप 3 हम उसमें EIR लाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट चेंज हुआ था, क्या हुआ था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लोग एडजस्ट कर दिए थे तो सब कुछ चेंज हो गया था, EIR लाना पड़ गया था, लेकिन इसमें तो EIR पहले से दिया हुआ है, तो स्टेप 3 निकालने का कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 3 क्या बन जाएगा तुम्हारा, स्टेप 3 तुम्हारा बन जाएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या अभी तो तुम बोला कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को करने का अथी नहीं है, हम कहाँ कुछ बोले हैं भाई कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये बोले थे कि पहला तो इसमें ब्रेकअप हो गया तो पहले ब्रेकअप का स्टेप 2 में ले आओ,
उसमें ब्रेकअप नहीं होता तो पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घुसा दिए थे, इसमें ब्रेकअप हुआ तो पहले डी रिकग्नाइज करो, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट नहीं करेंगे। तुमको बोले थे दो चीज़ है इसमें, पूरा थी में दो ही को चीज़ है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अलग करती है जनरल केस से। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते थे हम लोग, और फाइनेंशियल लायबिलिटी में कैपिटलाइज करने के लिए माइनस करना होता था, लेकिन उस एक जगह पे सिर्फ एक जगह पे क्या हुआ कि प्लस करना पड़ा। अब दूसरा जगह है जहाँ चेंज है। अभी तक हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हर वक्त कैपिटलाइज करते थे, हर वक्त नहीं, याद करो, एक जगह था जहाँ हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते थे। कहाँ? FVTPL। एक मिनट, पेज 152 पे FVTPL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट हम लोग उसको PL में डालते थे। हर जगह देखो कैपिटलाइज हो रहा है, लेकिन सिर्फ FVTL में PL में जाएगा। तो पूरा इंड AS 109 में सिर्फ ऐसा दो जगह है, देखो पेज 177 ओफू में लिखे हुए हैं हम, क्या कि पूरा इंड AS 109 में सिर्फ ऐसा दो जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, PL में भेज रहे हैं। कहाँ? एक तो पहला जहाँ FVTPL है, दूसरा जहाँ पे सब्सटेंशियल है। तो जब सब्सटेंशियल का जब तुम स्टेप 3 में आओगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, तो उसमें तुमको उसको एडजस्ट नहीं करना है FL में, उसको ट्रांसफर करना है PL में। और अभी पहला स्टेप में तुम निकाला क्या, अब अच्छा से बताते हैं, फिर से लास्ट में बताते हैं। पहला लास्ट में नहीं, ऐसे बोल रहे हैं कि स्टेप 1 में तुम चेक किया कि सब्सटेंशियल कि नॉन सब्सटेंशियल, इसमें लगने का सब्सटेंशियल लिखना मतलब कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ मतलब डी रिकग्नाइज। तो स्टेप 2 में तुम डी रिकग्नाइज किया, और जब डी रिकग्नाइज किया तो तुमको बाद में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो लगा मॉडिफिकेशन में, जब वो गई तो लड़ाई झगड़ा तो हुआ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को स्टेप 3 में हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में, भले ही उसको PL में डाल देंगे, ठीक। और चौथा, तो 4 स्टेप होता है, 3 स्टेप हो चुका, चौथा स्टेप क्या होता है? हर वक्त हम क्या बोले कि पार्ट 1 में 4 या 5 स्टेप हो सकता है, लेकिन पार्ट 2 में जो भी हम मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ 4 लगेगा। 3 हो चुका, चौथा क्या रहता है तुम्हारा? LAT बना दो, जो आफ्टर मॉडिफिकेशन है। पहला पार्ट में बिफोर मॉडिफिकेशन बनाते हैं, जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तब तक का। अब इसमें जो दूसरा होता है उसमें मॉडिफिकेशन के बाद का। तो इसमें देख लो, तो ओपनिंग में जो फेयर वैल्यू जाएगा वो कौन सा जाएगा? जस्ट बोले तो जो सबसे रिवाइज अभी फेयर वैल्यू किए, क्या है यहाँ पे रिवाइज फेयर वैल्यू? 958097, इसी पे तो रिकग्नाइज किया, अभी लेटेस्ट फेयर वैल्यू तो वही है, तो वो आएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा EIR जो सबसे लेटेस्ट होता है, 11% तुम्हारा अभी नया सबसे EIR है, उसको ले लो। बन गया क्वेश्चन तुम्हारा पूरा, ठीक है। अब तुमको पूरा अति लेक्चर का समराइज कर देते हैं। सबसे पहले तुम क्या मॉडिफिकेशन क्वेश्चन आया, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन बनेगा, बनाएंगे हम लोग। पहला नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री 4 या 5 गो, ठीक है। ये इसका 4 या 5 गो स्टेप लगेगा, 4 या 5वां स्टेप LAT का या चौथा स्टेप LAT का होगा। LAT का जो क्लोजिंग बैलेंस हैगा वो मॉडिफिकेशन का जब काम करेंगे उसका स्टेप 1 में काम आएगा, ठीक। अब मॉडिफिकेशन में आ जाओ। मॉडिफिकेशन का 4 ही स्टेप होता है कोई हालत में। पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा? पहला स्टेप है कि तुमको चेक करना है कि मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है कि नॉन सब्सटेंशियल। उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। वो कब आया तुम्हारा? जो पहला पार्ट था उसका लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस से आ गया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, वो तुम निकालेगा, प्लस करेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिवाइड करेगा इसी से जो तुम्हारा कैरिंग वैल्यू था, उसी को कैरिंग वैल्यू यहाँ किया, इनटू 100 किया। जो तो इससे तुमको पता चलेगा कितना मॉडिफिकेशन कितना % हुआ है। अगर मॉडिफिकेशन का परसेंटेज तुम्हारा 10% से कम है मतलब नॉन सब्सटेंशियल है, 10% से ज़्यादा है मतलब सब्सटेंशियल है। अगर सब्सटेंशियल नहीं है, नॉन सब्सटेंशियल है मतलब 10% से कम है, मतलब कि ब्रेकअप नहीं हुआ है। ब्रेकअप नहीं हुआ मतलब डी रिकग्नाइज नहीं हुआ। जब डी रिकग्नाइज नहीं हुआ तो छोटा सा अनबन होगा। तो छोटा सा अनबन क्या था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट था। तो स्टेप 2 में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग एडजस्ट कर देंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में वो एडजस्ट हो गया, ठीक। स्टेप 3 में अगर जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुम ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऊपर नीचे किए हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, तब नया EIR निकालना होगा। तो स्टेप 3 में तुम EIR निकालेगा। स्टेप 4 में तुम्हारा LAT बन जाएगा, बन गया, ठीक है, नॉर्मल। इसमें तुम्हारा जो अथी आया ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, जो पूरा इंड AS 109 में नहीं था क्या, एक जगह जब स्टेप 1 में हम लोग सब्सटेंशियल नॉन सब्सटेंशियल चेक कर रहे थे तो हर जगह FL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे, ठीक। अब आ जाओ तुम इसमें, स्टेप 1 में ही तुम पहला पार्ट कर चुके, दूसरा पार्ट में आए हो। दूसरा पार्ट में आया तुम, किसमें? दूसरा पार्ट में क्या कि चेक किया कि सब्सटेंशियल कि नॉन सब्सटेंशियल। अभी तुम क्या पता किया? अभी पता चला था कि नॉन सब्सटेंशियल, अब तुम पता कर रहा है, पता चला सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल है मतलब कि लड़कियों किस कर दिया, अब होगा ब्रेकअप मतलब होगा डी रिकग्नाइज। तो स्टेप 2 में अब हम लोग करेंगे डी रिकग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट पे, और नया वाला को लाएंगे फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू को कंप्यूटेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो तो स्टेप 1 में भी दिया हुआ है, लेकिन स्टेप 1 में ओल्ड EIR में दिया हुआ है,
अब तुमको ये जब स्टेप 2 कर रहे हो तब तुमको फेयर वैल्यू न्यू ईयर पे निकलना हो। न्यू ईयर पे अब तुम जर्नल एंट्री दे दिया तो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस आएगा तो उसको पीएल में डाल देना। स्टेप 3, भाई तुम भले ही ब्रेकअप हो गया, डिरेकग्नाइज कर दिया, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो लगा ना, तो उसका भी तुमको ट्रीटमेंट करना होगा, लेकिन इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे अति को, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करेंगे, सीधा पीएल में भेज देंगे। पीएल में भेज दिए। ये दूसरा पार्ट था जहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग 109 का जनरल केस से चेंज कर रहे हैं। हर जगह ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होता था, लेकिन 2 जगह नहीं होता है, एफवीटी पीएल में, और यहाँ जब सब्सटेंशियल हो तो उसको पीएल में डाल दिए। चौथा स्टेप है हमारा एलएटी बनाने का, एलएटी बन जाएगा। हो गया।